Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sara for DLED pupil teachers। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 जिसका पेपर आपका 27 मई को ही है। उसका आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में सोशल साइंस का कंप्लीट वन शॉट, यानी कि इस पूरी वीडियो में आपका SST का जो आपका आने वाला है पेपर में वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जितना भी आपका सिलेबस है उनमें से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि SST में आपके SST जो है SST का आपके 40 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स ईच, यानी कि हिस्ट्री 10 मार्क्स, पॉलिटिकल 10 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 मार्क्स और इको 10 मार्क्स। इन टोटल SST आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही साथ नहीं देने वाली। आगे चल के जब आप DLED में चले जाएंगे, DLED फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे, उसका भी पूरा बंदोबस्त हो रखा है। इसलिए हमारे चैनल से अभी जुड़ जाओ, क्योंकि आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है हमारा ये चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। साथ ही साथ शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करके हमसे बोलेंगे कि शेयर दिस PDF, जो भी आपको चाहिए होगा, और वो आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से हमारी टेलीग्राम चैनल से पहले ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी डिटेल्स, कुछ भी आपको चाहिए होता है तो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपसे बोल रखा है फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। कौन कौन से वो इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है हमारा शेप हुआ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट से, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। देखो ये सारी चीज़ें, जितने भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें, वो सारी वो ही चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ रखी होगी, बट उसके लिए आपको रिविज़न की ज़रूरत है। बस वो रिविज़न आपको इस वीडियो में हो जाएगी। दूसरे साइंटिफिक इन्वेंशन, नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो इन इवेंट्स ने हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं बदलाव करा है, चेंज करा है। अब इन सब के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि हमारा चेंज हुआ था हैंडमेड गुड्स से, जो हाथों से चीज़ें बनती थी पहले के टाइम पे, उसका बदलाव हुआ था टू मशीन मेड गुड्स, यानी कि अब मशीन आ गई थी, मशीनों से चीज़ें बनने लगी, जिससे बहुत कम रेट पर बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी थी। और इसी को हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन ने बहुत लोगों की एम्प्लॉयमेंट छीनी है और बहुत लोगों को बेरोज़गार बनाया है। ये इंग्लैंड में शुरू हुई ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इसके कॉसेस क्या थे? तो कॉसेस देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, तो सबसे पहले मशीन का इन्वेंशन होने लगा, जिससे प्रोडक्शन स्पीड और इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, अवेलेबिलिटी हुआ कोल और आयरन का। कोल ने क्या प्रोवाइड करा, एनर्जी प्रोवाइड करी, वाइल आयरन जो है वो मशीन्स को बनाने के लिए यूज़ होने लगा। देन डेवलपमेंट हुई ट्रांसपोर्ट की, रेलवे आने लगे, शिप आने लगे, जिससे आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो सामान ये मशीन से बन रहे थे वो सामान दूसरे जगह जो है ट्रांसपोर्ट होने लगे। देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी उस अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन बढ़ी, मोर पॉपुलेशन ने ज़्यादा ग्रेटर डिमांड करी गुड्स के लिए, सामान के लिए। इफ़ेक्ट्स देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि प्रोडक्शन बढ़ी, ठीक है, फैक्ट्रीज डेवलप हुई, सिटीज़ ग्रोथ हुई, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई। नेगेटिव इफ़ेक्ट देखें तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। देखो मशीन्स का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ना, तो पॉल्यूशन बढ़ा। चाइल्ड लेबर हुई। अब देखो हमें चाहिए लेबर जो हमारी मशीन को ऑपरेट करे, तो उन लेबर को हम चाहेंगे कि कम से कम पैसों में हम रखें, राइट। इसलिए हमने क्या करा, उन लोगों ने बच्चों को टारगेट करा और चाइल्ड लेबर रखी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई कि मशीन्स पे भाई तुम्हें काम करना है, और मशीन्स पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन्स पे काम करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है वर्कर्स की, बिकॉज
वर्कर्स जो है वो कहीं उनको मशीन ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, नई मशीन्स है, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट मशीन, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने अपने हाथ खोए, ठीक है, वो बहुत डिसेबल हो गए, बहुत सारे वर्कर्स, पुअर वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। अब देखो यूरोपियन कंट्रीज़ ने नए सी रूट्स ढूंढे, लैंड रूट्स ढूंढे, किसके लिए? ट्रेड के लिए। इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोरर इसमें कौन कौन से? एक्सप्लोरर मतलब जिन्होंने ट्रैवल करा, तो ये कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले है वास्को द गामा। वास्को द गामा ये 1498 में इंडिया पहुंचते हैं और इन्होंने सी रूट जो है वो डिस्कवर करा। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, सुना ही होगा आपने। देन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा था। देन फर्डिनेंड मैगलिन, ये इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉयेज कंडक्ट करा था। तो हम इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने बैठ गए तो देखो पूरा सिलेबस तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, कॉलोनाइजेशन होने लगा, यूरोपियन कल्चर स्प्रेड होने लगा और आइडियाज़ और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह फैल जाने लगे। नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। ये आपने पढ़ रखी है बचपन से, इवन 7th क्लास में ये टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देन अगर 12th में आपने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी थी तो एक पूरा प्रॉपर चैप्टर बन रखा है इस पर। अब इसके फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसको हमने हड़प्पन कल्चर भी बोला, हड़प्पन रीजन भी बोला। तो इसके फीचर्स क्या है कि एक प्लान्ड सिटी थी, सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। इसका ड्रेनेज सिस्टम एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। सबके घर से ड्रेन्स जो है, पाइप्स जो है वो कनेक्टेड थे टू द वॉशरूम्स। ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा था फॉरेन कंट्री के साथ, और ग्रेट बाथ था, जो कि हम मानते हैं कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता है, जिसमें बहुत बड़ा सा पूल टाइप बन रखा था, उसमें पानी वानी था, तो इसी को हमने ग्रेट बाथ बोला। देन वैदिक सिविलाइजेशन का रिलीजन डेवलपमेंट होता है इसमें, और इसमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाती है और सोशल डिवीज़न होता है वंस में। मुग़ल पीरियड फिर आता है। मुग़ल पीरियड में क्या होता है? आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और इस पीरियड के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ताजमहल और रेड फोर्ट थे। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आता है, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा होगा। ये फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट था जो इंडियंस ने उठाया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। इसके कॉसेस क्या क्या थे? पॉलिटिकल कॉसेस, ब्रिटिश जो थे उन्होंने किंग्स के पावर को कम कर दिया था, ठीक है। इकोनॉमिक कॉसेस थे, लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस और एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। रिलीजियस कॉसेस थे कि फियर ऑफ इंटरफियरेंस इन रिलीजन, लोगों को ये लग रहा था कि उनका रिलीजन एक्सप्लॉइट हो रहा है। और इमीडिएट कॉज क्या था कि यूज़ ऑफ इनफिल्ड रिफिल कैट्रिजेस, यानी कि वहाँ के ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, जो भी वहाँ के आर्मी में लोग होते थे उनके लिए एक स्पेशल कुछ राइफल से बनाई थी, और उसमें क्या होता था, वो उसका काऊ का मीट होता था, जिस वजह से लोग जो हिंदू थे वो एज गाय को अपनी माता मानते हैं, ठीक है, हम रिलीजियस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके रिलीजन ख़राब होगा, उनका रिलीजन वो पापी बन जाएंगे, इसलिए ये इमीडिएट कॉज था डेट दे रिफ्यूज्ड कि वो इन इनफिल्ड राइफल कैट्रिजेस का यूज़ नहीं करेंगे। देन इम्पॉर्टेंट लीडर्स इस टाइम के कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोप और बहादुर शाह जफ़र। इम्पॉर्टेंस क्या है कि फर्स्ट यूनाइटेड स्ट्रगल था ये ब्रिटिश के अगेंस्ट, और इसकी वजह से बहुत सारे आगे के फ्रीडम मूवमेंट जो है वो इंस्पायर हुए। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि हम ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, अपने सामान को प्रमोट करेंगे, अपना सामान यूज़ करेंगे और सेल्फ रूल अचीव करेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या थी कि इससे क्या हुआ, लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो पाए।
ओके। नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश के जो भी लॉ बना रहे हैं वो तो इसमें क्या है, ब्रिटिश के लॉ वो बना रहे हैं जो भी, उसको हम ब्रेक करेंगे, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। ओके। नाउ दांडी मार्च, दांडी मार्च में क्या होता है, गांधी जी ने ब्लॉक करा सॉल्ट लॉ को बाय मेकिंग सॉल्ट एट दांडी। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये सॉल्ट जो है वो ये बेसिक नेसेसिटी है, और ब्रिटिशर्स इस सॉल्ट पर, नमक पर भी टैक्सेस लगाने लगे थे, बहुत महंगा करने लगे थे, जिससे सोचो लोग सॉल्ट तक नहीं, नमक तक नहीं खरीद पा रहे थे। तो दांडी मार्च गांधी जी ने करी ये दिखाने के लिए कि सॉल्ट हम किससे निकाल रहे हैं, नदी से निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो पानी से जो पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उससे ही सॉल्ट निकलता है। तो ये दांडी मार्च यही दिखाने के लिए था कि तुम हमारे देश में आके हम पे ही रूल नहीं कर सकते। इसकी इम्पोर्टेंस थी कि इन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की पावर शो करी, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी, कोई किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को मारा नहीं, और फिर भी इन्होंने बहुत ही पीसफुली इस दांडी मार्च को कैरी आउट करा। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसका स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो। इसका एम था कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिले हमें ब्रिटिश रूल से, और इम्पॉर्टेंस था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर देता है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इसके कॉजेस क्या थे, सोशल इनइक्वालिटी हुई, यानी कि क्लर्जी और नॉबल्स ने प्रिविलेजेस एंजॉय करे, वाइल जो डाउन वाले लोग थे उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करा जा रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, फ्रांस फेस्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हैवी टैक्सेशन, पुअर पीपल पेड मोर टैक्सेस, जो गरीब लोग होते थे सोचो उनसे ही ज़्यादा टैक्सेस लिया जा रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मोनार्की ख़त्म हो गई, डेमोक्रेसी शुरू हुई और लाइबर्टी और इक्वालिटी हुई। इम्पॉर्टेंस की बात करें, इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, और इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो फैलती है आपके अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के कॉजेज होते हैं पॉवर्टी, गरीबी, ऑटोक्रेटिक रूल, पुअर वर्किंग कंडीशन, खाने की कमी होना, ठीक है। इसके रिजल्ट क्या थे, कम्युनिज्म बढ़ता है, मोनार्की का ख़त्म हो जाता है और फॉर्मेशन होता है सोवियत यूनियन का। 5 ईयर प्लान में आपको इकोनॉमिक प्लान्स बताए गए थे, जिसमें हम इंडिया को कैसे डेवलप करें वो सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि हम गरीबी को कम करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें और एग्रीकल्चरल ग्रोथ करें। देन यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश्ड होता है 1945 में। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्ल्ड पीस को हम मेंटेन करके रखेंगे, कॉरपोरेशन प्रमोट करेंगे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके मेन ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, WHO और यूनेस्को। पंचशील का मतलब होता है, ये 5 प्रिंसिपल है पीसफुल कोएक्सिस्टेंस के बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके प्रिंसिपल थे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट जारी रहे, नॉन एग्रेशन हो, इक्वालिटी हो और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हो, कि हम लोग क्या है मिलजुल के रहे और इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा रहे। पंचायती राज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम होता है विलेजेस का, जिसके 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ओके, ना इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि रूरल डेवलपमेंट होगी, गांव के एरियाज़ में, विलेजेस में डेवलपमेंट होगी, लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन होगी और पावर डिसेंट्रलाइज होगा। बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जी ने क्या क्या हमें सिखाया, सच बोलना सिखाया, वायलेंस को अवॉइड करना सिखाया, सिंप्लिसिटी यानी कि अच्छे तरीके से सिंपल ज़िंदगी जीना सिखाया और हाई थिंकिंग करना सिखाया, और अपने स्वदेशी यानी कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, इन्होंने ये बोला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिविजन पर्पस के लिए आपका है। हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपका आ जाता है पार्लियामेंट। अगर मुझे देखो अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो डालूंगी, साथ ही साथ आपका कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में वैसे कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ओके, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आया तो
तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, हेल्पफुल लगी। अगर मुझे पता चलेगा कि येस मेरी वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, रिविज़न पर्पज़ के लिए एंड मोमेंट पर, तो मैं और वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी सो डैट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अब देखो पार्लियामेंट आ जाता है। पार्लियामेंट क्या होता है? हाई लॉ मेकिंग बॉडी है ये इंडिया का, जहाँ पर आपके लॉस बनते हैं। इसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके फंक्शन क्या है कि ये लॉ बनाता है, बजट अप्रूव करता है और डिस्कस करता है नेशनल इश्यूज़ को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है हमारे इंडिया का। ये अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये, और इम्प्लीमेंट होता है। अब अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट में डिफरेंस है। अडॉप्ट कब है? 26 नवंबर 1949 को, और इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। इसके फीचर्स क्या है कि डेमोक्रेसी होगी, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किससे इलेक्ट होगा? बाय द पीपल। सेकुलरिज्म है कि हर एक रिलीजन, कोई भी रिलीजन है उससे मैटर नहीं करता, हम सारे लोग एक ही हैं, इंडियंस ही है। देन फेडरलिज्म ओके, एंड देन यानी कि आप क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं पावर्स की। देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स होता है जो हम लोगों को देते हैं फ्रीडम और डेवलपमेंट के लिए। इसके टाइप्स है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी, सबके पास फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं, राइट टू रिलीजन। हमारे पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि हमारे साथ इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो हम अपने लॉ में अपने कोर्ट पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जाके। इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है इनजस्टिस से। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा नहीं होता कि आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करें। नाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम पावर की डिवीज़न कर रहे हैं बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंस है इसकी कि ये यूनिटी मेंटेन करता है और स्टेट को पावर देता है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, अलग अलग तरीके की चीज़ है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, रिलीजन है, कल्चर है, सब अलग है, डाइवर्सिटी है। तो डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, फ्रीडम को और लोगों की पार्टिसिपेशन को, और ये भी सपोर्ट करता है, ये भी इंश्योर करता है कि और सारे लोग जो है वो इक्वली ट्रीट हो, ठीक है, और साथ ही साथ किसी के साथ भी किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो इलेक्शंस लड़ते हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन होते हैं कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाते हैं। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इसके फंक्शन है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, वोटर लिस्ट बनाएगी और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करेगी। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का था। अब आ जाता है हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में सबसे पहले अर्थ की शेप क्या है? ग्योइड शेप है ये, ठीक है। एविडेंस क्या है? सैटेलाइट इमेजेस से हमें पता चला है, ल्यूनर इक्लिप्स से पता चला है। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो ईस्ट से वेस्ट जाती है, ऐसे वाली जो लाइंस होती है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ऐसे वाली जो लाइन होती है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और सीधी जो लाइन होती है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है हमारा? इक्वेटर। इक्वेटर बीच में होता है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और ईस्ट साउथ में जो डिवाइड कर रहा है यही आपका क्या है? इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री होता है। देन लॉन्गिट्यूड क्या है? जो नॉर्थ से साउथ में आ रही है ये लाइंस, वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती है। जो ये बीच वाली जो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका इम्पॉर्टेंस होता है कि ये डिटरमाइन करता है लोकेशन और टाइम को, कि कौन सी जगह है और क्या टाइम हो रहा है वहाँ पर। देन सॉइल टाइप्स देखें तो एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वीट और राइस इस पे उगते हैं। देन ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड कंटेन करता है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, डेजर्ट क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है, और माउंटेन क्लाइमेट कोल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डेट लाइन लोकेटेड नियर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि ये हेल्प करता है इन चेंजिंग डेट एंड टाइम। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, एक है रोटेशन, कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। एक रोटेशन ये 24 आवर यानी कि एक दिन में कंप्लीट करता है, और इसकी वजह से रात और दिन होते हैं, डे एंड नाइट होता है। देन रेवोल्यूशन, जो अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें 365 डेज़ लगते हैं यानी कि 1 साल लगते हैं, और इसी से सीज़न चेंज होते हैं। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नेचर से हमें मिले हैं, नेचर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि नेचुरली रिन्यूड होते हैं, कि वी कैन रीयूज़ खुद ही वो रिन्यू होते रहते हैं, खुद ही बनते रहते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम क्विकली नहीं बना सकते, दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते क्विकली, जैसे कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। देन एग्रीकल्चर जो है हमें खाना प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मेजर क्रॉप राइस, वीट और कॉटन होते हैं हमारे। इंडस्ट्रीज़ देखें तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। अब 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देन अब आ जाता है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका ज्योग्राफी। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, जो कि लास्ट है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जीडीपी आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल वैल्यू होता है गुड्स और सर्विसेज का जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है। देन जीएनपी, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इनकम जो जो कंट्री के सिटीज़न हैं वो अर्न कर रहे हैं, उसी को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मेजर करता है लोगों की, एक कंट्री के लोगों की एजुकेशन को, हेल्थ को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स देखिए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, माइनिंग, जो भी हम क्या करें, फिशिंग, जो भी हम बिल्कुल रॉ मटेरियल्स के साथ कर रहे हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। और टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, तो ये टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, लोगों को डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी यानी कि गरीबी कम हो। इंडियन बजट की बात करें तो ये एनुअल स्टेटमेंट होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की ऑफ गवर्नमेंट, की पूरे साल कितना गवर्नमेंट किन किन चीज़ों में लगाएगी, तो एक पूरा बजट बनता है। देन लाइब्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बेटर प्रोडक्ट्स आ पाते हैं, ठीक है, हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं, और ये कंपटीशन को बढ़ाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कि हम क्या है, हमें भी देखो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं डेवलप होने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को वाइसफुली यूज़ कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। फिर इसकी इंपॉर्टेंस होती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, रिसोर्सेज को कंजर्व करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर SST पार्ट, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको और ज्योग्राफी कवर करा है। ओके, तो इसमें से आपका 40 मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमने इसमें रिवीजन करने के लिए रिवीजन पर्पस से देखी है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी है फॉर योर रिवीजन पर्पस, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लो सारी चीज़ों को,
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो और सब्जेक्ट्स के भी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। So this is all about this video. If you like this video and find this video helpful, then please like, comment and subscribe the lesson. Subscribe the channel, and also I will meet you in next video. तब तक के लिए happy learning and all the best for your exam.